Welcome back, students. We are today starting with chapter 8, that is cell biology and biotechnology. Cells के बारे में बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट, सेल्स क्या होता है? आप अपने आजू बाजू देखोगे, आप में एनिमल्स में, प्लांट्स में, सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज सेल. ये प्लांट का सेल है, ये एनिमल का सेल है. आप देखो प्लांट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. ये डिफरेंट टाइप के सेल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. हमने इन सेल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ द सेल. आपके किडनी में नेफ्रॉन होता है, आपके ब्रेन में न्यूरॉन होता है, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं हर एक पार्ट में. वी हैव स्टडीड द ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स. सेल्स के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा. ये सब सेल्स के हिस्से होते हैं. दीज आर ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. तो सेल के अंदर के हिस्सों को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. हमने सेल डिवीजन के बारे में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ा हुआ है. तो हमने सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे हैं, हमने सेल के डिफरेंट टाइप्स देखे हैं, हमने सेल के ऑर्गेनल्स देखे हुए हैं और हमने सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है. इस सब को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी. सेल के बारे में पढ़ना, सेल को पढ़ने को हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी बोलते हैं. साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल ऑफ दिस. अब ये सारे सेल्स साथ में आएंगे और बना लेंगे टिश्यू. अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन. ओरिजिन मतलब आपने एंडोडर्म पढ़ा है, मेसोडर्म पढ़ा है, एक्टोडर्म पढ़ा है. अगर दो सेल्स जो कि एंडोडर्म से ही ओरिजिनेट हुए हैं, अगर उनका स्ट्रक्चर भी सेम है और उनका काम भी सेम है, जैसे कि नेफ्रॉन हो गया, तो सारे नेफ्रॉन सेम ओरिजिन से आए, सारे नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर सेम है, सारे नेफ्रॉन का फंक्शन सेम है, दैट इज फिल्टरेशन. तो वो सब मिलके एक टिश्यू बना देंगे, दैट इज रीनल टिश्यू. तो टिश्यूज जिनका काम सेम है वो साथ में आ जाते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम है साथ में आ जाते हैं, जिनका ओरिजिन सेम है साथ में आ जाते हैं और बना लेते हैं टिश्यू. ये टिश्यू को आप ग्रो कर सकते हो. एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू इज पॉसिबल. एक्स वीवो का मतलब क्या है? एक्स मतलब आउटसाइड, वीवो मतलब बॉडी. आपके बॉडी के बाहर भी ये टिश्यू ग्रो किया जा सकता है. आप छोटे थे तभी आपके टिश्यूज छोटे थे, आप बड़े हो गए आपके टिश्यूज बड़े हो गए, लेकिन ये आपके बॉडी के अंदर हुआ. आप बॉडी के बाहर भी टिश्यूज को बड़ा कर सकते हो. दैट इज नोन एज एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ द टिश्यू. एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ टिश्यू किया जा सकता है. बॉडी के बाहर टिश्यू को ग्रो किया जा सकता है इन एन असेप्टिक मतलब ऐसा कंडीशन जहां पे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है. means no, septic means anything that can cause infection. So there is no harmful microbe that is present and nutrient rich medium. ऐसे मीडियम में आप टिश्यू को ग्रो कर सकते हो जहां पे कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है और उस मीडियम में न्यूट्रिशन भी है. तो अगार का हम यूजुअली प्लेट्स यूज करते हैं, उसके अंदर हम टिश्यू को यूज करते हैं, टिश्यू को ग्रो करते हैं. इसी को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं. कैसे किया जाता है टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर से बच्चा आप पूरा नया प्लांट बना सकते हो. Nowadays, a complete new organism can be developed from a single cell or tissue with the help of tissue culture technique. क्या किया जाता है? सपोज करो प्लांट का, एनिमल्स के लेवल पे ये ज्यादा रिसर्च नहीं किया गया है, किया जाता है. वी हैव टुडे लैब ग्रोन मीट एंड ऑल विच इज अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू कल्चर. लेकिन प्लांट्स में टिश्यू कल्चर इज वेरी एडवांस. हम क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, वो प्लांट से हम उसका टिश्यू लेते हैं. तो यूजुअली दिस इज अ बल्ब और अ कॉम फ्रॉम दिस सोर्स प्लांट. तो हम वी टेक अ बल्ब और अ कॉम फ्रॉम द सोर्स प्लांट. हम पहले तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं. अब देख, बाहर के एक प्लांट से आया हुआ है तो टिश्यू में कोई बैक्टीरिया रह सकता है, कोई वायरस रह सकता है. तो हम उसको अच्छे से इथेनॉल से क्लीन करते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया ना बचे इसका ख्याल रखते हैं और जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट जरूरी है वो देते हैं. उसके बाद हम उसको ग्रो करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है और उस प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम जो न्यूट्रिशन उसको देते हैं उसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है. इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग. एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे वो मल्टीप्लाई करने लगता है, सेल डिवीजन दिखाने लगता है. एक बार वो मल्टीप्लाई हो गया, उसको रूटिंग और शूटिंग स्टार्ट हो जाता है. उसको स्टेम आने लगता है और उसको रूट्स आने लगते हैं. एक बार रूटिंग और शूटिंग हो गया, वो प्लांट ग्रो करने के लिए रेडी है. लेकिन वो लैब में ग्रो करने के लिए रेडी है. ऐसे कंडीशन
कंडीशन में ग्रो करने के लिए रेडी है, जहां पे उसको रेडीमेड न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, जहां पे उसको पानी, खाना, मिनरल सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां पे वो ग्रो कर सकता है। लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, सॉइल बराबर है, वहां पे वो ग्रो कर सकता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में इसको लगाओगे डायरेक्टली, वो मर जाएगा। तो हम डायरेक्टली उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं यूज कर सकते। तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में यूज हो सके इसलिए हम उसका प्राइमरी हार्डनिंग करते हैं। मतलब क्या, अभी तक सब कंट्रोल दे रहे थे अपन उसको, अब थोड़ा थोड़ा उसको नेचुरल देंगे। तो हम लैब में मिनरल्स ऐड करने की जगह सॉइल ऐड कर देंगे, नेचुरल सॉइल में उसको रखेंगे, नेचुरल धूप में थोड़ी देर रखेंगे। हाँ, हम उस सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, हाँ हम उसको कंट्रोल देंगे, उस पर पेस्टिसाइड्स वगैरह अप्लाई करेंगे ताकि उसको कोई इंसेक्ट वगैरह हार्म ना कर सके। लेकिन धीरे धीरे उसको मजबूत बनाया जाता है। जैसे कि आपके स्कूल्स, आपको आपके कॉलेज आपको रियल वर्ल्ड के लिए मजबूत बनाते हैं। आप कॉलेज में जाते हो, लोगों से बात करना सीखते हो ताकि आप रियल लाइफ में वो सब कर सको। तो प्राइमरी हार्डनिंग किया जाता है प्लांट का ताकि वो रियल वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। उसके बाद सेकेंडरी हार्डनिंग करते हैं हम प्लांट का। सेकेंडरी हार्डनिंग मतलब क्या, हम उसको और ज्यादा टफ कंडीशंस में सर्वाइव करवाते हैं ताकि वो एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल नेचर में सर्वाइव कर सके। उसके बाद हम उसको फाइनली प्लांट कर देते हैं एक्चुअल नेचर में, और वो एक बड़ा प्लांट बन जाता है। नाउ दिस प्लांट कैन अगेन बी यूज्ड एज अ सोर्स प्लांट। इसका बेनिफिट क्या है, आप एक ही टाइम पे देख, एक प्लांट पे एक सीड लिमिटेड अमाउंट, एक टाइम पे एक प्लांट लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीड्स देता है, लेकिन टिश्यू कल्चर्स तू कितना भी कर सकता है। तो तू डिजायर्ड क्वालिटी के प्लांट से जितने चाहे टिश्यूज लेके उसके जितने चाहे उतने रेप्लिकास बना सकता है। इट इज लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। दिस इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर। ये आपको आपके 9th स्टैंडर्ड में भी दिया गया था और 10th स्टैंडर्ड में भी ये दिया गया है। आपके टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम है, आप यहाँ से नाम देख के वो डायग्राम फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, इस सेल्स, ऐसे सेल्स जो टिश्यूज ग्रो कर सकते हैं, जो पूरा प्लांट बना सकते हैं, ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो सब टाइप के सेल्स बना सकते हैं। तो प्लांट के एक टिश्यू ने प्लांट के सब टाइप के टिश्यू बना दिए। वैसे ही आपकी ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो कोई भी टाइप का सेल बना सकता है। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। बच्चा, ये सेल्स, अगर आपको कोई जख्म हो गया, भले ही वो स्किन पे जख्म हो या कोई और ऑर्गन में वूंड हो गया हो या कोई और ऑर्गन में कोई भी तरीके की चोट हो, हम स्टेम सेल्स यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको हाथ पे डालेंगे तो वो हाथ के टाइप का सेल बना देगा, हम उसको किडनी पे डालेंगे वो किडनी के टाइप का सेल बना देगा, हम उसको लिवर में डालेंगे वो लिवर के टाइप का सेल बना देगा। इनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये कोई भी टाइप के सेल्स बना सकते हैं। उनका वूंड हीलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे बनते हैं ये स्टेम सेल्स, क्या होते हैं स्टेम सेल्स? फीमेल का ओवम आता है, मेल का स्पर्म आता है, दोनों फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, बच्चे का फर्स्ट सेल बनता है। यूनियन ऑफ गैमेट से क्या बनेगा? बच्चे का फर्स्ट सेल, दैट इज जाइगोट। ये जाइगोट जो है बच्चा, ये आगे जाके आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म, मैं जो फीमेल के, मेरे मदर के ओवम और फादर के स्पर्म से मिलकर जाइगोट बना, उससे मैं ऑर्गेनिज्म बन गया। बराबर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब जब ऑर्गेनिज्म बनता है वो डायरेक्टली नहीं बन जाता है। जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है, डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होता है। देख, 1 सेल का जाइगोट बना, फिर 2 सेल वाला बना, फिर 4 सेल बना, फिर 8 सेल बना, फिर 16 स्टेज बना। ऐसा अलग अलग सेल्स बनता है। ये फाइनली एक बॉल ऑफ सेल्स बना देता है। ऑल दीज सेल्स आर अ मास ऑफ सेल्स दैट आर ऑलमोस्ट अलाइक। तो दीज फॉर्म, ऐसे वो बॉल बना देता है एक। इसके नाम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट होता है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन देर इज अ बॉल ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत हमने ये पढ़ाया हुआ है। तो देर इज अ बॉल ऑफ सेल्स, और ये सारे सेल्स बॉडी के सारे टाइप के सेल्स बना सकते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। ये ज्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रहेंगे। अभी ये सेल्स, इसमें से हर एक सेल हर एक टाइप का सेल बना सकता है। 200 से ज्यादा टाइप के सेल्स है तेरे बॉडी में, इसमें से हर एक सेल वो 200 से ज्यादा टाइप का कोई भी सेल बना सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद, ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट, इट विल शो समथिंग नोन एज डिफरेंशिएशन। इसमें से कुछ सेल्स न्यूरॉन बना लेंगे, इसमें से कुछ सेल मसल सेल्स बना देंगे, कुछ लिवर सेल्स बना देंगे, कुछ इंटेस्टाइन सेल्स बना देंगे, कुछ किडनी के सेल्स बना देंगे। और फिर वो सेल्स डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे। न्यूरॉन ब्रेन बनाएगा, मसल हार्ट बनाएगा, डिफरेंट मसल्स बनाएगा। लिवर के सेल्स, हेपेटोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, वो लिवर बनाएंगे। इंटेस्टाइन के सेल्स इंटेस्टाइन बनाएंगे, किडनी के सेल्स किडनी बनाएंगे। तो अलग अलग
टाइप के सेल्स अलग अलग ऑर्गन्स बना देते हैं, और वो सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में अलग अलग काम करते हैं, वो सारे सेल्स हमारे बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स का मतलब क्या है कि एक ही टाइप का सेल था, उसने अलग अलग बन के अलग अलग टाइप का सेल्स बनाया, और वो अलग अलग टाइप के सेल्स ने अलग अलग ऑर्गन्स बनाए। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। नाउ once the tissue are formed, the cell in those tissues at most can form same types of cells only. मतलब एक बार सेल डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार स्टेम सेल ने न्यूरॉन बना दिया, या एक बार स्टेम सेल ने आपका मसल सेल बना दिया, तो अब ये मसल सेल ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होके मसल सेल ही बना सकता है। वो मसल सेल न्यूरॉन नहीं बना सकता, वो मसल सेल नेफ्रॉन नहीं बना सकता। तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद वो सेल का कैपेसिटी टू मेक एनी टाइप ऑफ सेल इज लॉस्ट। एक बार सेल डिफरेंशिएशन हो गया तो वो अगर मसल सेल बना है तो वो मसल सेल ही बना सकता है, अगर नेफ्रॉन बना है तो वो नेफ्रॉन ही बना सकता है, वो कोई और टाइप का सेल नहीं बना सकता। जैसे कि अभी सपोज करो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में ये जो सेल्स है, दीज आर कॉलमनार सीलिएटेड सेल्स या कॉलमनार एपिथेलियम है ये। तो ये सेल्स जो है बच्चा, ये ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होके ऐसे ही सेल्स बना पाएंगे, ये सेल्स डिवाइड होके वापस ऐसे ही टाइप के सेल्स बना पाएंगे। सेम गोज विद लिवर। लिवर के अंदर जो सेल्स हैं इनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। हेपेटोसाइट्स ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होके हेपेटोसाइट्स ही बना सकते हैं और दूसरे टाइप के सेल्स नहीं बना सकते। लिवर के सेल किडनी के सेल नहीं बना सकते, लिवर के सेल इंटेस्टाइन के सेल्स नहीं बना सकते। अब उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं बची क्योंकि अब वो लिवर सेल्स है, अब वो स्टेम सेल्स नहीं है। आई होप दैट मच इज क्लियर टू यू ऑल। दिस केस in each part of the body, this is the case in each part of the body. स्टेम सेल्स सिर्फ आपका बॉडी बनते वक्त प्रेजेंट नहीं रहता है, ये तो हमने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट में रहता है, फिर डिफरेंशिएशन हो जाता है, फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन कुछ कुछ पार्ट में वो स्टेम सेल्स, वो सेल्स जो बॉडी का कोई भी पार्ट बना सकते हैं, कोई भी सेल बना सकते हैं, वो बॉडी में कुछ कुछ हिस्सों में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, आपके मरने तक रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा पैदा होता है तब उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जिस कॉर्ड से वो मदर के प्लेसेंटा से जुड़ा, मतलब जिस कॉर्ड से वो प्लेसेंटा फॉर्म करता है और वो प्लेसेंटा मदर से जुड़ा होता है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड, वो देखो वो जो ऐसा बैग लाइक सी टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चे के बाजू में, दैट इज द प्लेसेंटा। वहां से एक कॉर्ड आता है जो बच्चे के नाभि में जाके जुड़ता है, बच्चे के नेवल में जाके जुड़ता है, वो कॉर्ड को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कॉर्ड में ब्लड होता है, दैट इज कॉर्ड ब्लड, उसमें आपको मिलेंगे स्टेम सेल्स। इसके अलावा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, स्पर्म आया, ओवम आया, फ्यूज होएगा, क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल्स है या ब्लास्टोसिस्ट बनने से पहले के जो सेल्स है, ये सब स्टेम सेल्स है। तो दो जगहें देखी अपन ने, अम्बिलिकल कॉर्ड देखा और ये देखा ब्लास्टोसिस्ट देखा। ये दोनों को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, क्योंकि जब एम्ब्रियो बन रहा है तब ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा अडल्ट बॉडी में, अडल्ट ह्यूमन बींग्स में भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपके जो लॉन्ग बोन्स है, आपका फीमर हो गया, आपके थाइस का जो बोन है, या आपके हाथ के जो लंबे बोन है, इन लॉन्ग बोन्स में बच्चा देयर इज समथिंग नोन एज रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। आपके जो आरबीसी होते हैं वो रेड बोन मैरो में बनते हैं। ये रेड बोन मैरो को अगर आप देखोगे तो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आरबीसी बनाने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका नाम है स्टेम सेल्स। तो ये बच्चा स्टेम सेल्स है, ये आगे जाके बॉडी के सब टाइप के सेल्स बना सकते हैं। तो अगर आपको अब भी आपके स्टेम सेल्स चाहिए तो मैं आपके लॉन्ग बोन्स के अंदर से वो स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। इवन दो बचपन में आपके अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड मैंने नहीं बचाया हो, लेकिन मैं अभी भी आपके बॉडी में से वो स्टेम सेल्स निकाल सकता हूं। क्यों निकालोगे सर, क्या काम है? देख अभी तेरा बॉडी हेल्दी है, अभी तेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो मैं तेरे बोन्स में से वो स्टेम सेल निकाल लूंगा, और कल को अगर तेरे को कैंसर हो गया तो मैं ये स्टेम सेल से वो कैंसर को ट्रीट कर सकता हूं। अगर तेरे को कल को लिवर फेलियर हो गया तो मैं ये स्टेम सेल से तेरे लिवर को ठीक कर सकता हूं। तो अगर अब भी आप हेल्दी हो और अभी ही आप आपके स्टेम सेल्स निकाल के प्रिजर्व कर देते हो, तो कल को जब कोई बीमारी होगी आप उसको यूज कर सकते हो।
तो दीज आर योर स्टेम सेल्स दैट आर फाउंड इन अडल्ट। सर लेकिन आप निकालोगे तो उसको स्टोर कैसे करोगे, उसको प्रिजर्व कैसे करोगे? तो हम इन स्टेम सेल्स को स्टेराइल वायल्स में डाल के, ये जो आपको दिख रहा है ट्यूब जैसा, उसको स्टेराइल वायल्स बोलते हैं। वायल्स होते हैं, उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, मतलब उसमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कुछ भी है तो उसको मार दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो ये वायल्स को हम स्टेरिलाइज करते हैं, उसमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं और उसमें स्टेम सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं। कहां से कलेक्ट करते हैं मैंने आपको बताया, अम्बिलिकल कॉर्ड से, कॉर्ड ब्लड से कलेक्ट कर सकते हो, रेड बोन मैरो में से निकाल सकते हो, यहां से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से निकाल सकते हो। ये सब मैंने आपको बताया कि यहां से हम स्टेम सेल्स लेते हैं और उनको स्टेराइल वायल्स में, पे अटेंशन, स्टेराइल वायल्स में डाल सकते हैं। वायल्स मतलब छोटे ट्यूब्स, उनमें हम डालते हैं जो कि स्टेरिलाइज्ड है। तो इनमें हमने स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो, और फिर हम इसको स्टोर करते हैं। अब जब कैंसर होगा तब यूज करेंगे, या जब आप बीमार पड़ोगे, कोई ऑर्गन खराब होगा तब यूज करेंगे, तो तब तक उसको हम स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट अ टेम्परेचर ऑफ -135 डिग्रीज टू -190 डिग्री सेल्सियस। इतने लो टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन पे, और तभी ही वो स्टेम सेल्स प्रॉपरली प्रिजर्व रहते हैं। फिर हम जब भी आपको यहां पे उसको स्टोर किया जाता है, और फिर जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको यूज करेंगे। बच्चा नेक्स्ट इज स्टेम सेल रिसर्च। स्टेम सेल पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, बट हम अभी के लिए यहीं पे रुकेंगे। We will start with stem cell research in my lecture number 2. I'll see you in my next lecture. Thank you, class.